नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ी दर्द भरी भी कहानी है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी का नाम है बंटवारा, जिसे लिखा है अनजान ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बंटवारा। सेठ राखौड़ी लाल के नाम पे मत जाइएगा। उसके पास अपार दौलत थी। नकद पैसे और बैंक बैलेंस की तो कोई गिनती नहीं थी। हालांकि सेठ ने कुछ संपत्ति तो अपने बेटों के नाम पर कर दी थी, जिससे कि आयकर बचाया जा सके। लेकिन यह भी उतना ही सत्य था कि अभी भी कई करोड़ों की दौलत उनके पास रखी हुई थी। राखौड़ी वाले के 3 बेटे थे और सबके सब बाल बच्चों वाले थे। पोते पोती भी जवान हो चुके थे। राखौड़ी वाला सेठ अब 75 को छू रहे थे। उनका शरीर भी काफी दुबला और कमजोर हो रहा था। इस उम्र में काम तो वह नहीं कर पाते थे, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटों को ही सौंप रखा था। घर पर रहते हुए भी अधिकतर वे या तो आराम करते या फिर थोड़ा बहुत टहल लेते। हालांकि शरीर तो बहुत दुर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज एकदम बुलंद थी। वे बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। बेटों के कहने पर उनकी पत्नी प्रभा देवी ने कई बार जायदाद का बंटवारा कर देने के लिए उनसे कहा भी, लेकिन वो नहीं माने। इसके पीछे उनका एक तर्क था। उनके तीनों बेटों ने उनका व्यापार संभाल रखा था। यदि वह बंटवारा कर देते तो उनके बेटे एक साथ मिलजुल कर व्यापार संभालना तो दूर, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जाते और एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद ना करते। यही सब सोच विचार कर उन्होंने संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया था। कभी बच्चे बंटवारे की बात कर बैठते तो राखोड़ी वाला सेठ एकदम भड़क पड़ते और कड़कती आवाज में उन्हें डांट लगा देते। बेटे का मुंह तो वहीं बंद हो जाता, लेकिन पीठ पीछे तीनों बेटे अपने पिता को जमकर कोसा करते। उनकी बहुएं भी इस मामले में पीछे नहीं थी। क्या पिताजी मरने के बाद ये सारी धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपस में लड़ाई होना तो बिल्कुल तय है। इस तरह 2 वर्ष और बीते। अब राखोड़ी वाला सेठ ज्यादा ही बीमार रहने लगे। एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तरी पकड़ लिया। 6 महीने में न जाने कितनी बार अस्पताल में एडमिट करवाए गए और कितनी बार वहां से ठीक होकर घर भी लौटे। आखिरकार एक दिन बीमारियों के चलते वह हमेशा के लिए ही मौत के आगोश में सो गए। बेचारी प्रभा देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राखौड़ी वाला की मृत्यु पर उनके सभी बेटे बहुए एकत्र होकर बैठे। वैसे तो 6 महीने से वे सभी इसी ताक में थे कि कब उनके पिता का काम तमाम हो और कब संपत्ति के बंटवारे की बात की जाए। रात के 8 बजे जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उस समय उनकी पत्नी प्रभा देवी उनके साथ थी। रात्रि के समय उनके मृत शरीर को घर लेकर एम्बुलेंस आ गई। सभी रिश्तेदारों को संदेश भिजवा दिया गया कि अंतिम संस्कार अगले दिन 11 बजे किया जाएगा। राखौड़ी वाला के 2 बेटे पंकज और प्रवीण उस समय घर पर ही थे, जबकि तीसरा बेटा प्रेम व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने मैसेज कर दिया कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाए, उसके आने के इंतजार जरूर किया जाए। उसने अगले दिन सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और 10 बजे वह घर पहुंच गया। पिता के मृतदेह के पास झूठे आंसू बहाते पंकज और प्रवीण ने अपने तीसरे भाई प्रेम से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तभी प्रेम अपने पिता के मृत शरीर पर एक नजर डालते हुए बोला, भैया दर्शन तो हो चुके हैं, अब जरा अपनी संपत्ति के कागज भी देख लिए जाए। अरे प्रेम, पहले दाह संस्कार तो कर लेते हैं, उसके बाद में आराम से बैठकर सारा काम करेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? सबकी आपसी सहमति से ही तो बंटवारा होगा। पंकज ने कहा तो प्रवीण ने भी इस बात में सहमति जताई, जबकि प्रेम इससे सहमत नहीं था। अरे भैया, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा और कौन सी लाश सड़ी गली जा रही है? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरे हिस्से में कितनी दौलत आएगी? इसमें पूछने वाली क्या बात है? पंकज बोला, अरे हम 3 भाई हैं, तो संपत्ति के 3 बराबर हिस्से होंगे। इतना सुनते ही प्रेम आग बबूला हो गया।
उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम मैं कर रहा हूँ, हमेशा टूर पर रहता हूँ, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर, और तुम दोनों क्या करते हो? कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हो और किताबें ही तो काली करते हो। बौखलाते हुए प्रेम बोला। अपने छोटे भाई की ये बात सुनकर पंकज गुस्से में आ गया। बिल्कुल नहीं, मैं अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखता हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कैसे बचानी है, ये सब मुझे पता है। और मैं ये सब न देखूं तो सारी आमदनी उसी में निकल जाएगी। मेरा काम सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से तो मैं ज्यादा दौलत का हकदार बनता हूँ। इतनी बात सुनते ही बीच वाला भाई प्रवीण वो भी बोल पड़ा। अच्छा, और अगर मैं फैक्ट्री का काम न देखता तो क्या तुम लोग व्यापार से इतनी संपत्ति बना लेते? इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो तीनों ने ये घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा ही होगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रभा देवी बेचारी गमगीन सी अपने पति की लाश के पास बैठी हुई थी। उनकी ये हालत देखकर प्रभा देवी के बड़े भाई किशन लाल जी, यानी कि बच्चों के मामा, बोले, अरे नालायकों, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। सबको जायदाद में अपने अपने हिस्से की पड़ी है। अपने पिता के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। ये झगड़ा तो समाप्त होता नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही है, ये तो तुम लोग सोचो। किसी ने उनकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहती है। तभी प्रवीण बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना। माँ ने क्या कहना है, उन्हें तो हम जैसा कहेंगे वो वैसा मान जाएंगे। और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ना। पहले हमें एक फैसले पर पहुंचने दीजिएगा। लेकिन बेटा, सबसे पहले जो काम जरूरी है उसे किए जाना चाहिए, मामा जी समझाते हुए बोले। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना पुत्रों का कर्तव्य है। पहले अपना फर्ज पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ लेना। अपने मामा की इतनी बात सुनते ही प्रेम जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज ही बल्कि अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार हो गया तो फिर किसी के दिमाग का क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे तो अपने हिसाब से संपत्ति का बंटवारा चाहिए और वह बंटवारा मैं ही करूंगा। प्रेम की बातें सुनकर घर में जैसे हंगामा सा खड़े हो गया। प्रेम तो सबसे छोटा था। इस दौरान प्रभा देवी उठकर अपने कमरे में ही चली गई और अपना सिर थाम कर बैठ गई। फिर उन्होंने भाई को अंदर बुलाकर उनसे कुछ बात करना शुरू किया। इधर बात इतनी बढ़ गई कि अब तीनों बेटे आपस में लड़ मरने तक तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलवाया और स्वर्गीय राखोड़ी वाला जी का घर साक्षात दंगल का मैदान बन गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ है, किस हालत में है और वो क्या चाहती है। इधर अर्थी को श्मशान ले जाने में देर होते देखकर वहीं एकत्रित हुए उनके कुछ रिश्तेदार चिंता में पड़ गए। लेकिन बेटे और बहुएं अभी तक आपस में ही उलझे हुए थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और कुछ लोग राखोड़ी वाला सेठ की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे अरे, कौन है आप लोग, और ये पिताजी के मृत शरीर को कहाँ लेकर जा रहे हो? प्रेम बोला तो उसी समय उसके मामा किशनलाल अपनी बहन के कमरे से बाहर आ गए और बोले, खबरदार, इन्हें अपना काम करने दो, इन्हें कोई नहीं रोकेगा। ये सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं, इन्हें तुम्हारी माँ ने ही बुलवाया है। ये सुनकर तीनों भाई अपने मामा की ओर हैरानी से देखने लगे तो किशनलाल जी ने बताया, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा, तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल को दान में देने का फैसला कर लिया है। वो नहीं चाहती कि तुम जैसे नालायक औलाद के हाथों ये अंतिम संस्कार हो। और तो और जिस धन दौलत के लिए तुम लोगों ने अपनी सारी लाज शर्म बेच खाई है ना, उस दौलत का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तीनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के कमरे में चले आए। माँ, हमसे पूछे बिना आपने पिताजी के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? पंकज गुस्से में चिल्लाया तो प्रेम भी आग बबूला होते हुए बोला, और सारी धन दौलत के बारे में भी तुमने फैसला ले लिया? हमें भी तो बताइए, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? बेटे बोलते जा रहे थे, जबकि उनकी माँ बिना पलक झपकाए छत की ओर निहारती बैठी हुई थी। तभी बड़े बेटे पंकज को कुछ शक हुआ। माँ को हैरानी से देखता हुआ वह जैसे ही अपनी माँ के नजदीक आया और उसने उनका कंधा पकड़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। प्रभा देवी भी इस क्रूर दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गई थी।
ये देखकर तीनों बेटे और बहुएं आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय पंकज की नजर माँ के पास रखे एक कागज पर गई, जिस पर प्रभा देवी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। पंकज ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, जीते जी कंजूसी से रहे, दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठी की, आज उसी पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा लानत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैंने और तुम्हारे पिता ने कभी भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम हम लोगों का ये हश्र करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं प्रभा देवी आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार का हक छीन लेती हूँ। तुम जैसे लालची और नालायक औलाद के हाथों अंतिम संस्कार होने से तो अच्छा है कि ये शरीर किसी के काम आ जाए और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। और हाँ, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना हंगामा मचा रखा है, उस पर कानूनन मेरा हक था और अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए वह दौलत मैंने इस शहर के सभी वृद्धाश्रमों और अनाथ आश्रमों में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के जॉइंट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो चुका है और दान में दिया जा चुका है। पत्र पढ़कर तीनों बेटे और बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। सबके सब जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगे और ये रोना बिल्कुल असली था। थोड़ी देर से अस्पताल की एम्बुलेंस आई और प्रभात देवी का शरीर भी एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल रवाना हो गया। मित्रों, जो धन दौलत और जो पैसा जीवन के सारे सुख प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है, अगर वही बहुत ज्यादा हो जाए तो वो जीवन की सारी खुशियाँ छीन ले जाता है और दुखों का कारण बन जाता है। अभी आप सुन रहे थे कहानी बंटवारा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी कहानी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो।
आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।